भूमध्य सागर की लहरें इन दिनों साधारण नहीं, मानो किसी अदृश्य रणभेरी की गूंज से कांप रही हों। भारत और तुर्की के बीच जो टकराव अब तक केवल नौसैनिक अभ्यासों, कूटनीतिक बयानबाजी और रणनीतिक चालों तक सीमित था, वह अब एक नए अनदेखे मोड़ पर पहुंच चुका है। समुद्र के नीले विस्तार में अब सिर्फ दो नहीं बल्कि 3 महाशक्तियों के युद्धपोत आमने सामने खड़े हैं। हवा में गरजते फाइटर जेट, समुद्री पनडुब्बियों की गुप्त गतिविधियां और राडार पर घूमती अनजान परछाइयां। माहौल ऐसा कि मानो इतिहास खुद थमकर इस दृश्य को देख रहा हो। तुर्की ने अपने भूमध्य सागर के तटों से रणनीतिक फौजी जहाजों को आगे बढ़ाया, तो भारत ने भी जवाब में अपने नौसैनिक बेड़े को उस दिशा में तैनात कर दिया जहां कभी उसकी उपस्थिति सोची भी नहीं गई थी। तभी अचानक तीसरी ताकत के युद्धपोतों का काफिला सागर में उतरा। यह कौन है? इसका उद्देश्य क्या है? अभी तक किसी को स्पष्ट नहीं। तीनों तरफ तनाव इतना गहरा है कि एक गलत कदम पूरे भूमध्य सागर को जंग के धधकते मैदान में बदल सकता है। रात के अंधेरे में पनडुब्बियों की हल्की सी हलचल, आसमान में गश्त करते लड़ाकू विमानों की गर्जना और गुप्त सैटेलाइट फीड पर नजर गड़ाए दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां सब मिलकर एक ऐसे टकराव का संकेत दे रही हैं जैसा आधुनिक इतिहास ने कभी नहीं देखा। सवाल बस इतना है, कौन पीछे हटेगा और कौन पहला गोला दागेगा? भूमध्य सागर अब इंतजार में है एक विस्फोटक सुबह के। आज तक के इतिहास में इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया था, क्योंकि अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दिग्गज ताकतों का आमना सामना भूमध्य सागर में हो चुका है। एक तरफ तुर्की, जिसने अभी तक भ्रम था कि भूमध्य सागर उसका बाप दादा की जागीर है। दूसरी तरफ भारत, जिसने साफ साफ कह दिया था कि भूमध्य सागर किसी की बपौती नहीं है, बल्कि यह एक इंटरनेशनल वाटरवे है और इस पर सबका उतना ही अधिकार है जितना कि तुर्की का है। लेकिन अब तीसरा पक्ष की अचानक एंट्री हो चुकी है, जिसका नाम है नाटो। जी हां, वो मिलिट्री शक्तिशाली संगठन जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री गठबंधन की नौसेना कहा जाता है। आखिरकार उसने भूमध्य सागर में भी एंट्री ले ली है। लेकिन इस खबर से पूरी दुनिया में, अब सोशल मीडिया से लेकर के पूरी न्यूज चैनल में यह खबर छा चुकी है, जो मामला अब तक भूमध्य सागर तक सीमित था, अब मामला वैश्विक होता हुआ दिखाई दे रहा था। दरअसल तुर्की ने बीते एक दिन पहले ही नाटो समूह में जाकर के मदद की गुहार लगाई थी। तुर्की ने कहा था कि जल्दी सेना भेजें, क्योंकि भारत भूमध्य सागर में उतर चुका है और इस वक्त तुर्की खतरे में है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की कोई और नहीं बल्कि नाटो गठबंधन का एक समूह का सदस्य देश है और इसके समूह सदस्य देशों के साथ यह सबसे बड़ी ट्रीटी यही होती है कि अगर नाटो के किसी एक देश पर हमला होता है तो सभी देशों पर उसका हमला माना जाता है, जिसके बाद नाटो का पूरा समूह संगठन एकजुट होकर के उस देश के विरोध में सीधे उतर जाता है मैदान में। और इस वक्त भूमध्य सागर चौतरफा इसी अनचकुन उस दी हुई स्थिति से घिर चुका है। हाल यह बन चुका है कि भूमध्य सागर, जो अब तक कुछ दिन पहले शांत था, वह भूमध्य सागर अब सुलभ उठा है। हाल यह बन चुका है कि चौतरफा युद्धपोत नजर आ रहे हैं। एक तरफ भारत के आईएएस त्रिकंड और इस तरह से लगभग 5 युद्धपोत भारत के भूमध्य सागर में हैं। तो वहीं तुर्की के 22 युद्धपोत पहले से जो भूमध्य सागर में गश्त लगा रहे थे। लेकिन अब नाटो की एंट्री ने पूरा का पूरा मामला ही पलट दिया है। हाल यह बन चुका है कि चौतरफा इसको लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है और खबर अब सीधे अमेरिका, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पैनल तक पहुंच चुकी है। और यह मामला टूल पकड़ रहा है कि आखिरकार भूमध्य सागर में स्थितियां गड़बड़ हुई तो कैसे हुई। आखिरकार तुर्की ने क्या किया जिसके चलते भारत और तुर्की का आमना सामना इस वक्त चल रहा है। लेकिन खैर, इस पूरे केस में अब नाटो की एंट्री ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हाल ये बन चुका है कि नाटो की एंट्री ने इसे वैश्विक एक नीति और करार दे दिया है। हाल ये बन चुका है कि अब तक जिस चीज से बचने की कोशिश की जा रही थी, आखिरकार भारत को अब वही करना पड़ रहा है जिस चीज से भारत बच रहा था, जिस चीज को लग रहा था कि इससे टाला जाए, लेकिन अब टलने की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अब भूमध्य सागर एक नई जंग का अखाड़ा बन चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और किस कदर से अब तुर्की को लेकर के एक बार फिर से नाटो की एंट्री ने पूरा मामला पलट दिया है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। और इसको लेकर के भारत का सबसे बड़ा रुख भी स्पष्ट हो चुका है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने तो इस वक्त पूरे भूमध्य सागर में अकेले मोर्चा संभाल रखा है।
हाल यह बन चुका है कि तुर्की पूरी तरीके से दबते हुए अब नाटो की मदद लेने पर उतारू हो चुका है। और यही स्थिति बिगड़ती हुई तब नजर आई जब लगा कि नाटो की एंट्री तो पूरे के पूरे मामले को वैश्विक करार देगी। लेकिन तुर्की जिस पूरी प्लानिंग के साथ नाटो को भूमध्य सागर में बुलाया था, आखिरकार वह पूरा का पूरा प्लान तुर्की का तीन धारा का धारा रह चुका है। तुर्की को लगा था कि भारत के खिलाफ अब वह नाटो का सहयोग लेकर के भारत को चारों खाने भूमध्य सागर में चित्त कर देगा, क्योंकि तुर्की नाटो का संगठन देश है और तुर्की के ऊपर अगर भारत कुछ भी करता है तो सीधे सीधे यह नाटो पर हमला मान लिया जाएगा और इसके बाद नाटो के सभी देश मिलकर के भारत को सीधे भूमध्य सागर में धूल चटा देंगे और वह इस पूरे मामले में आसानी से बच निकलेगा। यह थी तुर्की की प्लानिंग। लेकिन असल में पूरी की पूरी प्लानिंग तब पलट गई जब नाटो ने इस पूरे घटनाक्रम में तुर्की का साथ देने की बजाय यहां पर भारत का पक्ष ले लिया है। भारत और तुर्की के बीच भूमध्य सागर में खिंचती रस्साकशी अचानक जिस स्तर पर पहुंच गई है, उसने न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को हिलाकर रख दिया है, बल्कि वैश्विक राजनीति की बिसात पर भी नए मोहरे खड़े कर दिए हैं। मौजूदा हालात यह बताते हैं कि भारत ने अपने दम और अपनी रणनीतिक सूझबूझ के सहारे पूरे भूमध्य सागर में मोर्चा संभाल रखा है। यह स्थिति ऐसी है जहां पर भारत ने केवल सैन्य ताकत ही नहीं बल्कि कूटनीतिक कौशल का भी परिचय दिया है। दूसरी तरफ तुर्की, जो लंबे समय से भूमध्य सागर में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिशों में जुटा हुआ है, अब पूरी तरह से दबाव में आ चुका है। भारत की सक्रिय उपस्थिति और रणनीतिक चालों ने तुर्की को ऐसे कोने में धकेल दिया है जहां से निकलने के लिए उसे बाहरी सहयोग की सख्त जरूरत पड़ गई। यही वजह है कि तुर्की ने नाटो को अपने समर्थन के लिए भूमध्य सागर में बुलाने का दांव खेला। तुर्की की प्लानिंग यह थी कि जैसे ही भारत की किसी कार्रवाई को नाटो के खिलाफ हमला दिखाया जाएगा, वैसे ही पूरा नाटो संगठन भारत के खिलाफ लामबंद हो जाएगा और भारत को चारों खाने चित्त कर देगा। तुर्की को लग रहा था कि नाटो का चार्टर उसकी ढाल बनेगा और उसके पीछे छिपकर वह भारत के खिलाफ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकेगा। उसकी सोच यह थी कि अगर भारत ने उसके जहाजों और ठिकानों या किसी भी सैन्य संसाधन को नुकसान पहुंचाया तो इसे सीधा नाटो पर हमले के रूप में देखा जाएगा। इसके बाद नाटो के तमाम सदस्य देश, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे शक्तिशाली देश शामिल हैं, भारत के खिलाफ मैदान में उतर आएंगे और भारत को भूमध्य सागर में परास्त कर देंगे। यह योजना तुर्की के हिसाब से बेहद चतुराई भरी थी, क्योंकि इससे वह न केवल अपनी हार से बच जाता बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर घेरने में भी सफल हो जाता। लेकिन वास्तविकता में स्थिति ठीक इसके उलट हो गई। नाटो ने जब इस पूरे मामले की गहराई में जाकर आकलन किया तो उसे साफ समझ में आ गया कि तुर्की अपने स्वार्थ और अपनी विफलताओं को ढकने के लिए संगठन का दुरुपयोग करना चाहता है। भारत ने अपनी ओर से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की थी जिसे सीधे तौर पर नाटो के खिलाफ हमला माना जाए। भारत ने तो केवल तुर्की की आक्रामक गतिविधियों और उसके विस्तारवादी रवैये का सामना किया। दूसरी ओर भारत ने कूटनीतिक स्तर पर नाटो के प्रमुख सदस्य देशों को भरोसे में लिया और यह स्पष्ट कर दिया कि उसका उद्देश्य नाटो से टकराव नहीं बल्कि केवल तुर्की की अनुचित और अव्यावहारिक हरकतों को रोकना है। भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि का भी लाभ उठाया, क्योंकि आज की तारीख में भारत वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में देखा जाता है। चाहे वह संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान हो, इंडो पैसिफिक में स्थिरता कायम करने की भूमिका हो, या फिर रूस यूक्रेन युद्ध और गाजा संकट जैसे जटिल मामलों में संतुलित दृष्टिकोण हो, भारत ने बार बार यह साबित किया है कि वह शांति और स्थिरता का समर्थक है, आक्रामकता का नहीं। नाटो के सदस्य देशों ने जब भारत और तुर्की की गतिविधियों का तुलनात्मक विश्लेषण किया तो उनके सामने साफ हो गया कि तुर्की केवल संगठन की आड़ लेकर अपने फायदे के लिए संघर्ष को बढ़ाना चाहता है। वहीं भारत न केवल सैन्य ताकत बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिहाज से भी एक अहम साझेदार है। भूमध्य सागर से होकर गुजरने वाले कई व्यापारिक मार्ग यूरोप और एशिया को जोड़ते हैं और भारत इन मार्गों में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम भूमिका निभाता है। यही कारण रहा कि नाटो ने इस बार तुर्की की बजाय भारत का पक्ष लिया। तुर्की के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। उसे विश्वास था कि नाटो उसके साथ खड़ा होगा क्योंकि वह संगठन का एक पुराना सदस्य है। लेकिन नाटो के रणनीतिक हितों के लिहाज से भारत कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन चुका है। नाटो के प्रमुख सदस्य यह भी जानते हैं कि भारत के साथ टकराव मोल लेना किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। भारत एक परमाणु शक्ति है, उसके पास उन्नत मिसाइल तकनीक है
और सबसे बढ़कर यह कि भारत का वैश्विक कूटनीतिक नेटवर्क बहुत मजबूत है। नाटो के देश यह भी समझते हैं कि भारत एशिया में चीन के प्रभाव को संतुलित करने में उनकी मदद कर सकता है। ऐसे में भारत से टकराना उनके लिए घाटे का सौदा होता। तुर्की की पूरी योजना ध्वस्त होने के बाद अब हालात ऐसे बन गए हैं कि वह खुद नाटो के भीतर अलग थलग पड़ गया है। नाटो के सदस्य देशों ने यह संकेत दे दिया है कि वे किसी एक सदस्य देश की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए पूरे संगठन को जोखिम में नहीं डालेंगे। इससे तुर्की की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और कमजोर हो गई है। दूसरी ओर भारत के लिए यह एक बड़ी रणनीतिक जीत है। उसने बिना किसी बड़े युद्ध के केवल अपनी कूटनीति और सीमित सैन्य ताकत के प्रयोग से यह साबित कर दिया कि वह भूमध्य सागर में भी अपनी पकड़ बना सकता है। भारत की इस सफलता के कई पहलू हैं। पहला, यह भारत की नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन है। भारत की नौसेना आज सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं रही, बल्कि भूमध्य सागर तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। दूसरा, यह कूटनीतिक विजय है, जहां भारत ने नाटो जैसे विशाल संगठन को भी अपने पक्ष में झुका लिया। तीसरा, यह वैश्विक शक्ति समीकरणों में भारत की बढ़ती अहमियत का सबूत है। अमेरिका और यूरोपीय देशों को यह एहसास हो चुका है कि अगर उन्हें वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति मार्ग सुरक्षित रखने हैं तो भारत को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। यह पूरा घटनाक्रम तुर्की के लिए सबक बन गया है कि केवल संगठन की सदस्यता किसी देश को शक्ति नहीं देती, बल्कि वास्तविक शक्ति जिम्मेदार व्यवहार, कूटनीतिक कुशलता और वैश्विक भरोसे से आती है। तुर्की ने यह मान लिया था कि नाटो उसकी ढाल बन जाएगा और भारत जैसी उभरती शक्ति को आसानी से झुका देगा, लेकिन उसके विपरीत हुआ। भारत ने यह दिखा दिया कि अब वह केवल एशिया तक सीमित ताकत नहीं रहा, बल्कि उसकी रणनीतिक सोच और शक्ति का प्रभाव दूर दराज तक फैल चुका है। भूमध्य सागर में भारत की इस स्थिति ने पूरी दुनिया को यह संदेश भी दिया है कि भारत वैश्विक संघर्षों में निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। नाटो का भारत के पक्ष में खड़ा होना इस बात का प्रमाण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत न केवल एक सहयोगी बल्कि एक भरोसेमंद भागीदार मानने लगा है। इस तरह तुर्की की पूरी प्लानिंग धरा की धरा रह गई और भारत ने एक बार फिर अपनी कूटनीतिक और सैन्य कुशलता से यह साबित कर दिया कि वह 21वीं सदी का उभरता हुआ वैश्विक नेतृत्व करता है। इस वक्त बहुत बड़ा परिवर्तन, या फिर यूं कह लीजिए तुर्की को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। तुर्की की पूरी प्लानिंग फेल हो चुकी है। हाल यह बन रहा है कि अब नाटो ने उल्टा तुर्की को ही इस मामले में बुरी तरीके से लथड़ दिया है। नाटो के सदस्य देशों ने क्या कहा है वह आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल नाटो ने सीधे तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में देखा जाए तो भारत की कोई गलती नहीं है, क्योंकि भारत ने ना तो मेडिटेरियन सी के अंदर और ना ही भूमध्य सागर के अंदर ऐसा कुछ किया है जिससे इसके ऊपर कोई सैन्य कार्रवाई की जा सके। भारत ने उसने कहा नाटो ने कि भारत ने सीधा यूएस के रास्ते को लेकर के अपना रुख किया, यानी कि जो तुर्की का रास्ता था उसे ब्लॉक तो किया ही नहीं और ना ही भारत के तुर्की के ऊपर कोई सैन्य कार्रवाई की। इसके चलते नाटो की एंट्री यहाँ पर नहीं मानी जाएगी, यानी कि भारत का सीधा मास्टर स्ट्रोक तुर्की को लग चुका है। सीधा वॉरफेयर यूनिट की एंट्री तुर्की का कम्युनिकेशन चैनल पहले डिस्टर्ब किया गया, फिर उसके ड्रोन सिस्टम को जाम किया गया। तुर्की के यूएवी हाइवा में लटक गए जैसे होती है, वैसे ही तुर्की के नेवाले अब से एक दूसरे को देख रहे थे। सिस्टम चल क्यों नहीं रहा है? सारी चीजें तुर्की का आउट ऑफ कंट्रोल हुई, लेकिन इसके बावजूद अब नाटो का ये कहना कि पूरा प्लानिंग जो तुर्की ने किया है असल में उस पर पानी दिया है। नाटो ने साफ कहा है कि भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके चलते भारत पर कोई एक्शन लेना चाहिए नाटो को, क्योंकि इस पूरे मामले में आप जरा सोचिए कि भूमध्य सागर में भारतीय युद्धपोत सिर्फ अपने रास्ते को तय कर रहे हैं, लेकिन रास्ता रोकने वाला कौन? तुर्की। भारत को धमकी देने वाला कौन? तुर्की। किसने कहा कि अपने जहाज को भूमध्य सागर से वापस ले लो वरना हम उन्हें ध्वस्त कर देंगे? तुर्की ने सीधे तौर पर भारत को वार्निंग दी, धमकी दी और यहां तक कि भारत के ऊपर वॉर छेड़ने तक की धमकी दी। इसके बावजूद भारत ने कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया। भारत ने सिर्फ तुर्की के सिस्टम को ब्रेक किया और तुर्की की सप्लाई चेन को कट किया, जो किसी जगह से पूरी तरीके से युद्ध की स्थिति को नहीं कहते हैं। दरअसल असली ट्विस्ट तो तब आया जब नाटो की तरफ से तुर्की से सवाल पूछे गए। नाटो ने पूछा कि आखिरकार भारत ने किया क्या है, किस वजह से नाटो की एंट्री यहां पर बहुत जरूरी मानी जा रही है। किस कदर से हम ये मान लें कि भारत ने तुर्की के ऊपर अटैक किया है? कोई प्रूफ है? लेकिन जवाब में ब्रिटेन ने कहा
अगर तोड़ा है तो उसका प्रूफ दिखाओ। अमेरिका ने कहा, तुर्की ने पहले भड़काया था। भारत ने बाद में रिएक्ट किया। उसी जगह जर्मनी ने कहा, हम तो न्यूट्रल रहेंगे। फ्रांस ने तो हंसकर कहा, बताइए जब दुश्मन को अपने घर वाले ही समझाने लग जाए तो उसकी हालत कैसी हुई हो। इसी हालत में तुर्की को झुकना पड़ रहा है। हाल यह बन चुका है कि उसके गुपचुप बैक चैनल से भारत को संदेश भेजा है कि हम संघर्ष नहीं चाहते हैं, बातचीत के लिए हम तैयार हैं। पर दोस्तों, अब भारत पुराने जमाने वाला शांत रहने वाला भारत नहीं है। भारत ने साफ कह दिया, बातचीत वहीं होगी जहां हम चाहेंगे, शर्तें वही रखी जाएंगी जो हम चाहेंगे। लेकिन अब इस पूरे मामले में जब नाटो की एंट्री हुई ही है तो अब इस मामले में फैसले के बीच नाटो की एंट्री भी जरूरी रहेगी। दरअसल नाटो ने साफ कर दिया है कि ना तो वह साइनिन इस पूरे मामले में तुर्की का साथ देने वाला है और ना ही वह किसी भी तरीके से भारत के इस फैसले की खिलाफत करने वाला है, क्योंकि दरअसल भारत ने इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक नहीं बल्कि मेंटेन करने का काम किया है। असल में वास्तव में बात की जाए तो जो वाटर सी वाटरवे होते हैं, उन वाटरवे पर किसी देश का कॉपीराइट नहीं होता है, चाहे भूमध्य सागर हो, लाल सागर हो, इंडियन ओशियन हो या फिर नॉर्थ ओशियन हो। कोई भी ऐसा ओशियन या भी कोई भी ऐसा सागर जहां से वर्ल्ड के व्यापार कंट्रोल होते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।